तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। बहुत तुम अच्छे। व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देख के उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए हास्य कविता के सितारे पॉपुलर मेरिठी, अरुण जैमिनी और सुनील जोगी जी। हास्य की विधा में काम करने वालों से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन प्रश्न है कि वो नज़र आप कहाँ से लाते हैं। ये देखिए, अरे आप तो कह रहे हैं हास्य बिखरा पड़ा है, हमें क्यों नहीं मिलता? साहब, आप कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देखो इस बात में हास्य? आपके भीतर खुद में वो मस्ती होनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। कहते हैं ना, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो, कायदे से जवाब उल्टे होते, लोग सवाल उल्टे करते। अच्छा जी। सच्चाई तो ये है, वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सकते हैं। मेरी किस्मत देखिए, मेरी रसाई देखिए। मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम। आई और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। वेद प्रकाश सुमन जी एक कवि हुआ करते थे, वीर रस के कवि थे। उनकी एक कविता थी कि एक लाश जो है नदी में बह रही है, उस लाश से कवि की बातचीत। उठकर लहरों पर बैठ गई, वो लाश हो गई गतिशील। अब कवि की लाश से बातचीत। तो उन्होंने पीछे मुड़ा तो मैं हरिओम पंवार जी से कुछ बात कर रहा था। आप बोलिए मत, बात मत कीजिए। तो सामने से एक चौधरी खड़ा हो गया। बोला, तेरी तो लाश 30 साल से बोल रही है, ये बेचारे जिंदा भी ना बोलना। क्या है? डर था ईडी का, तो फिर भाजपा में आ जाते। आपको आप में जाने की जरूरत क्या है? आखिरी शेर हमेशा पॉलिटिकल होता है आपका। मैं राजनीतिक बहुत प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे प्रयोग करता हूँ हर नई घटना पे। अपन के कई बार घटना इंतजार करते हैं कि आप लिखो तो मैं करूँ। ऐसा भी होता है। योगी जी ने एंटी रोमियो लगाया। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया, तो उनका जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, वाह। महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ मैं, खानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार जिंदगी के लिए। बहुत अच्छे। टिकट में ये भी दिला दे, तंबली के लिए दिला दे। आए हाय। तो ये भी दिला दे, तंबली के लिए। यही माहौल था भी बिहार में। नेपाल में घटना घटी। मैंने कहा कि जो दाग हैं खादी पे वो तो मिटने चाहिए, मुद्दे न सालों साल तक घिसटने चाहिए। नेपाल में मंत्री पिटे तो ये लगा मुझको, वाह। 2-4 तो इस देश में भी पिटने चाहिए। नई नई घटनाओं से, नई नई चीजों से, नई नई घटनाओं को तो आमंत्रित कर रहे हैं। घर की याद जैसा कुछ रहता है या फिर एक समय के बाद? 10 दिन हो गए थे मुझे कहीं बाहर गए हुए, तो छोरा मेरा शायद 7-8 साल का होगा। 10 दिन से घर में पड़े हो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? मैं कभी जा रहा हूँ भाई, कहीं बिना प्रोग्राम के चला जाऊंगा। कभी ऐसा हुआ आपके साथ, हम कोई कविता पढ़ रहे थे, वहां बैठे लोगों को पसंद नहीं आई और थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे एक और हास्य पैदा हुआ हो? एक कवि मित्र हमारे सुना रहे कि उनकी पंक्तियां याद आती हैं। फला कवि ने कहा है, मुझे याद आता है। मुझे भी याद आ गया। एक छोटा खड़ा हुआ, पहले दूसरी लाइन पे बैठा। बोले, वाह जी वाह, सबकी याद आ रही है, अपनी याद नहीं आ रही। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Bank of India. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। विक्टर बोर्ज कहते हैं कि हास्य दो लोगों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी है। महान कलाकार चार्ली चैपलिन कह गए कि वो दिन बर्बाद है साहब जो बिना हंसी के गुजर जाए। और मार्क ट्वेन कहते हैं कि इंसानों को मिली सबसे बड़ी सौगात है हास्य। तो आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में एक नहीं, दो नहीं, 3 मेहमान हैं जिन्होंने दशकों तक हजारों लाखों लोगों को अपने शब्दों के संयोजन से गुदगुदी की।
उन्होंने आसपास घट रही अव्यवस्था को, एब्सर्डिटी को और कई बार त्रासदी को भी इस तरह वर्णित किया कि वो हास्य बन गया। वरना सेब की महंगाई, प्रेमी प्रेमिका के बीच क्लास डिफरेंस और मरीज को जल्दी फारिग करने की कोशिश में बैठा हुआ डॉक्टर हमारे समाज की त्रासदियां ही तो हैं। आज गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में एक मेहमान वो हैं जिन्होंने गीत कहे, एक वो हैं जिन्होंने कविताएं कहीं और एक वो हैं जो मज़ाहिया शायरी के उस्ताद हैं। हास्य का एक मजबूत धागा इन तीनों को जोड़ता है। तो स्वागत कीजिए हास्य कविता के सितारे, पॉपुलर मेरिठी, अरुण जैमिनी और सुनील जोगी जी का। जय हो। कैसे हैं साहब? आनंद। इतने बरस तक मैंने आप लोगों को स्कूल में टीवी पर देखा जब मैं बालक था, और मुझे लगता है पहली बार आमने सामने ऐसे देखा है पर बात करने का मौका पहली बार मिल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। मैं ये चाहता हूँ ना, सबसे पहले इस मैच में ओपनिंग पर सचिन सहवाग को उतार दिया जाए तो सबसे अच्छा ये हो कि आप लोग अपनी सबसे लोकप्रिय कविता जो आप समझते हैं, मैं भी याद दिला सकता हूं पर आपकी समझ बेहतर है, वो शुरुआत से एक एक करके पढ़ दें और फिर अपन बातचीत पर आते हैं। जैसे आप चाहें। अरुण जी, आपसे मैं शुरू कर देता हूँ। ये हरियाणवी कैरेक्टर पे लिखी हुई कविता है। कहते हैं ना, हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो, कायदे से जवाब उल्टे होते, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा जी। सच्चाई तो ये है। वो बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले, बाल छोटे करने हैं? बोले, बढ़ा भी सका है। तो ये सवाल गलत है, लेकिन फिर भी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य की कविता है। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैंने लिखने में नहीं लगाया। तो आप सुनने में क्यों लगाओ? पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या एस्तेसी कराने के लिए? तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूँ क्या एस्तेसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊँ तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज़ करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज़्यादा जानता हूँ, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कभी पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन हुई। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की हैं, और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। वाह 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 वाह। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो
अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है जी। अच्छा, कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा, भाई अपना नौकर भेजेगा। और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। वाह। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देके नहीं दिया। आदम और हव्वा हो गया। मेरे विचार से आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता, ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते, ना मेरा देशाम। देखो दुनिया में 4 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। एक जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते उधर नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। और चौथा सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है, लो और खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। सुनील जी, आपकी कविता वो बहुत मशहूर है। मेरे जब यहाँ मैंने अपने न्यूज़ रूम में साथियों को बताया कि आप भी आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय तो होना ही चाहिए। यहाँ बहुत सारे हैं जो अभी भी उसी भाव में हैं। जय हो। मेरी लोकप्रिय कविताओं में से एक ये है जो कि एक फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी है, अनुराग कश्यप की मुक्काबाज फिल्म में टाइटल सॉन्ग भी है। मैंने ये सोचा कि कल्पना की कि लोग प्रेम करते हैं, शादियां नहीं हो पाती, बहुत से लोग कुंवारे रह जाते हैं। राहुल गांधी लाइन लगी पड़ी है, शादियां नहीं हो पाती, क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे, क्या मुश्किलें रहती होंगी। वो अंतर मैंने खोजे हैं हास्य के माध्यम से। और एक वो संबोधनों की कविता है कि मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीज़न हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अब अंतर देखना कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लम्बरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। बहुत अच्छे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो जेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। ये अंतर लोग याद कर लें कुलदीप भाई, और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा नहीं हो सकता। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन है। हाँ। मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहती हूँ।
मैंने कहा रहो, लेकिन वहाँ दूसरी औरतों से लड़ाई झगड़ा मत कर कि तुम अरब देश की दोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय, तुम दीवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय, तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय, तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय, तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय, तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय, मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुम कोमल कंचन काया हो, मैं तन से मन से कांसी हूँ, तुम महाचंचला माया हो, तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ, तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ, क्या बात है, वाह। पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की, तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता तुम जेट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम पेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं बहुत है अच्छे भाई, वाह वाह। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ, हाँ, तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ, तुम चतुर राबड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ, तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ, बहुत तुम अच्छे। व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं अडवाणी सा खाली हूँ तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ, वाह। अगर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना तुम बेल प्रिय, मुश्किल है अपना बहुत अच्छे, मेल वाह। प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो, मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ, तुम विश्व सुंदरी सी मान, मैं ठेलिया छाप कबाड़ी हूँ, तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा, बहुत तो अच्छे। मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंगा, 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय, तुम MA फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं बहुत है। अच्छे, बहुत आपने नई नई व्याख्याएं की चार्ली चैपलिन की, हास्य कितना जीवन में महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे आप महसूस करें कि जितनी भी संसार में जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, केवल मनुष्य को ही हंसने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, और कोई संसार का प्राणी हंस नहीं सकता, रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, लेकिन सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्करा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि मुल्ला के न पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ, पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूं। बहुत अच्छे। कुलदीप भाई आइए, मैं भी एक नज्म जी। मुझे लेकिन एक छोटी सी जिज्ञासा है आपकी नज्म पे आने से पहले। जी। जब आप माशाल्लाह स्कूल में पढ़ते थे तब भी पॉपुलर ही थे। बिल्कुल मैं असल में इब्तदा तो मेरी, जब हम इस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ हमारे जो असातिज़ा थे, टीचर जो थे, उन्हें शेर व शायरी से शगफ था, तो आए दिन नशिस्तें, महफिलें, काव्य गोष्ठी वगैरह शहर में भी होती थी, तो वहीं से सिलसिला जारी हुआ। और क्योंकि मैं उसी ज़माने में रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से भी एक हमारे यहाँ एक न्यूज़ रीडर साहब आते थे हमारे मेरठ में, तो शायरों में वो भी जाहिद अली ख़ान साहब, तो अपना कलाम पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें रेडियो से मुतारिफ़ कराया था। तो वैसे तो मेरा तखल्लुस जो था उपनाम वो एजाज़ था, लेकिन फिर क्या हुआ कि लोग कहते थे, उस वक्त रेडियो ही सुना जाता था, मैं ये सन 77 की बात कर रहा हूँ, तो रेडियो ही सुना जाता था, तो लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो पर आपका कलाम आता है, तो तभी से मैंने अपना नाम पॉपुलर रखा। वाह। तो तब इसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, तभी से था। और फिर मेरठ से ताल्लुक़ था, तो फिर पॉपुलर मेरठ ही हो गए। तो बस यहाँ से सिलसिला जारी हुआ। और एक बहुत उस इमरजेंसी के बाद हमारे यहाँ एक पहला मुशायरा हुआ था, 75 में इमरजेंसी लगी थी, तो 77 में क्योंकि कांग्रेस से हमारे एक मंजूर साहब जीते थे, तो उन्होंने लोगों से वादा किया हुआ था कि एक बड़ा मुशायरा रखेंगे,
हमारे कॉलेज में रखा गया उसके प्ले ग्राउंड में। तो उसमें ये हुआ कि मुझे शायरी से तो था शगफ, अब मैं कॉलेज का प्रीमियर भी था यूनियन का, तो मुझे उसमें कलाम पढ़ने का मौका मिल गया। तो उसकी निज़ामत कर रहे थे, संचालन वसीम बरेलवी साहब। अच्छा। बड़ा मुशायरा था, इंडो पाक मुशायरा था, पाकिस्तान से भी शौरा आए हुए थे, हिंदुस्तान से पहले आना जाना रहता था सब तरफ। तो उस मुशायरे में इब्तदा जो हुई, मैंने कलाम पढ़ा था, तो उसमें शायरी एक शेर हुआ था कि मेरी गज़ल थी कि घर से जैसे ही मियाँ जानिब दफ्तर निकले, एक परिंदे की तरह बीवी के 100 पर निकले। हो। और उसमें एक शेर हो गया था कुलदीप भाई कि मैं ये कहता ही रहा, मैं तो नहीं दीवाना, ये अलग बात मेरी जेब से पत्थर निकले। बहुत अच्छा। तो क्योंकि ये शेर इमरजेंसी पे शादिक आ रहा था, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो वहीं से एक सिलसिला मेरा शुरू हुआ, फिर तो सब जगह आना जाना मुशायरे पे दूसरे। शुरुआत आज किससे करेंगे? देखिए, दो अब आपके पास विकल्प है, आप जो नज्म हाँ, मैं देखिए वो भी है, वरना वलीमा तो हाँ, हम वो सब तो खैर दीवाने होगा। हैं। देखिए, नज़्म मेरी बहुत मशहूर भी है, काफ़ी लोग फरमाइशें भी करते हैं मुशायरों में। इसका उन्वान है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये बहुत अच्छा है। तो अब देखिए, एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं कि ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो वो किस किस तरह से समझा रहे हैं, तो कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो, कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबा को न सिलने देगी, प्यार के गुंचू को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और बन देखें कि डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत गरे दी, तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो अभी छोड़ के घर बार चलो चलो ये जो इसरार कर रहे हैं ना आप आखिरी चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे, तुम्हें खटका क्या है, अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और बन देखें कि खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफ रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खुश नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो नसीबी के नजर आते हैं आसार चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फजा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, सुर्ख हो जाओगी तुम आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हम हैं यहाँ से दो जरा अच्छी है, मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो चलो दिलदार चलो चांद के पार। बहुत अच्छे, वाह। अब थोड़ा अरुण जी हास्य और व्यंग पर मैं चाहता हूँ कि बात हो। जैसे कई बार ये समझने में बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कि हास्य क्या है और व्यंग क्या है, और दोनों की जीवन में अपनी अपनी उपयोगिता क्या है। और चूंकि आपका अनुभव हरियाणा का, आप उस पर उसके हास्य को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हैं, नेचुरल बातचीत में भी वहाँ हास्य है। बिल्कुल। कई बार तो आप सायास हास्य की तलाश में रहते हैं। मतलब आप देखें कि आदमी घर से निकलता है, नौकरी पे जाता है, शाम को आता है और टीवी पे कुछ लगा के हंसना चाहता है, एक कोशिश कर रहा है कि मेरे जीवन में लाफ्टर के चंद लम्हे आ जाएं। पर कुछ ऐसी भी हमारे यहाँ जगहें हैं जो अपनी क्षेत्रीयता की वजह से, अपनी सांस्कृतिक वैल्यू की वजह से, जहाँ प्रतिपल हास्य पैदा हो रहा है और शायद उसको ऑब्जर्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आपने ये किस्सा सुना होगा, हरियाणा
का ही है कि एक व्यक्ति जो है बस में किसी ने बीड़ी जला ली। हाँ तो उसने बीड़ी वो फूक रहा था, तो वो गलती से जो है उसकी शर्ट पे लग गई, उसके बगल में जो आदमी खड़ा था, तो उसकी शर्ट जल गई। जब उसने ध्यान दिया कि यार शरीफ आदमी है, देखो मैंने इसकी शर्ट जला दी, पर कुछ बोला नहीं। तो जब बीड़ी वो बुझा चुका था, 5 मिनट बाद उसे लगा कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो उसने पूछा, भाई साहब किस गांव के हो? तो कहता गांव भी फूकेगा के। अच्छा, ये ऐसा हास्य है। नेचुरल सा ह्यूमर है। पर उसको जैसे उसकी तलाश में निकलना और उसको यूं ही देखते रहना, और वो हो गया है, देखिए ये घटना भी हास्य थी, ये भी घटना हास्य है, ये व्यंग है साहब। और व्यंग की उपयोगिता समाज में है। तो ये जो अंतर है इसको समझिए। हास्य तो सच में आप हरियाणा की रोडवेज की बस में बैठ जाओ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचोगे तो 10 किस्से लेके उतरोगे। हाँ, क्योंकि वहाँ हास्य तो स्वभाव में है। वो भीड़ में एक का पाँव पड़ गया दूसरे पे, और पाँव काट दिया, पाँव काट दिया। बोले भाई भीड़ में पाँव ही कटेगा, प्लॉट तो कटने से रहा। तो ये बसों में बहुत किस्से हैं, खुद हमारे साथ भी होते हैं। एक बार कई महीने पहले ही घटना है, मैं दिल्ली में रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मैं ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो? तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी हो। तो ये ऑब्जर्व करने का मामला है साहब। बिल्कुल साफ सड़क पे जाएंगे तो आपको हास्य जो है बिखरा पड़ा है चारों भरपूर तरफ। मिलेगा, बस वो ध्यान देने की बात है। और व्यंग तो बात को थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है। देखिए अब जैसे एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खिलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो ये पूरे प्रोफेशन पे ही काम हो जाता है। तो व्यंग कहाँ घुमा के बात कह देता है, वो पूरी अलग ही मामला है। नहीं, वो सब चलता रहता है। अब देखिए आप कुछ कह रहे थे जी। व्यंग, मैं कह रहा था कि हास्य और व्यंग, मैं देखिए एक 4 मिसरे सुना रहा हूँ आपकी बात, कि अजब नहीं है जो तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो फिर वो पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। तो ये हास्य भी हुआ और साथ में व्यंग भी हो गया, समाज की व्यवस्था। बिल्कुल। और समाज में तो सभी मौजू बिखरे पड़े हैं हास्य के, तो उसमें हम जो भी देखते हैं उसको अपनी कविता में लाते हैं ताकि इस्लाह हो जाए समाज की। तो ये पर लोग ये तो पूछते होंगे ना सुनील जी, मतलब ये बड़ा मुझे लगता है कि हास्य की विधा में काम करने वालों से पूछा जाने वाला सबसे कॉमन प्रश्न है कि वो नज़र आप कहाँ से लाते हैं। कि ये देखिए, अरे आप तो कह रहे हैं हास्य बिखरा पड़ा है, हमें क्यों नहीं मिलता साहब? आप कैसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देखो इस बात में हास्य है? देखिए उसका हम मूल कारण क्या है कि आपके भीतर खुद में वो मस्ती होनी चाहिए, और वो एक ऐसी ईश्वरीय देन है कि बहुत निर्मल जिसका हृदय होगा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत निश्चल जो व्यक्ति होगा, कोई छल प्रपंच आज की दुनिया में नहीं है, उसे ही हंसी दिखाई देगी। अगर आप मन के भीतर बहुत सारी विद्वेष, घृणा, नफरत, आपस का कुछ भी तू मैं लेके बैठे हैं तो आपको हंसी दिखाई नहीं देगी। हिंदुस्तान कमाल का देश है, दीवारों पर भी लिखना मना है, ये दीवार पर ही लिख कर बताना पड़ता है। तो हिंदुस्तान जैसा देश जहाँ जगह जगह हंसी दिखती है, हर वाक्य में हंसी मिल जाएगी। हम लोग निकालते रहते हैं, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीरव मोदी विजय माल्या पैक करा के ले गए। हर वाक्य में मुझे हंसी दिखाई देती है। राजनीति कितनी घटनाएं होती हैं, सब जगह हंसी है, बस दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि का मतलब कि आपके भीतर वो मस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तलाश होनी चाहिए। जैसे वो ऊपर वाला उसी को मिलता है जो तलाश में होता है कि मिल जाए। तो हम लोग हंसी की तलाश में ही है कि दिखती है, अपने आप दिखती है। कोई भी मौजू मिल जाता है ना। अब देखिए, खुद बताता हूँ, ज़रा मेरी ढिठाई देखिए, मेरी किस्मत देखिए, मेरी रथाई देखिए। मेरी इज्जत का सबब है सिर्फ रिश्वत की रकम आई और मेरी इज्जत की कमाई देखिए। क्या बात। तो ये ईडी की रेंज में देखती हैं कुछ लोगों को। तो ये व्यंग है। अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं जी। अब आपने व्यंग की बात की। व्यंग क्या है, 2 पंक्तियों में समझना आप, कि देखते हैं लोग ऐसे हुक्मरानों की तरफ। अरुण भाई, हाँ, देखते हैं लोग ऐसे हुक्मरानों की तरफ, कोई बेवा जैसे चूड़ी की दुकानों की तरफ। वाह, और आसमानों से कहाँ फुर्सत हवाबाजों को है, वोट के मौसम में आते हैं किसानों की तरफ। बहुत अच्छे, वाह। क्या बात। तो ये जो व्यंग है,
वो कहीं ना कहीं चोट करता है, इनडायरेक्ट जो है वो हिट करता है, इशारा करता है समाज की कमियों की ओर, विसंगतियों पर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने तो बताया अपना कि ये शुरुआत कैसे हुई, मैं आप दोनों से भी, अरुण जी आपसे पहले, कि आपकी पहली कविता या मंचों पर आपकी शुरुआत या पहली हास्य कविता का अनुभव कैसे शुरू हुआ? और वो मैं स्कूल में पढ़ता था और दरियागंज में स्कूल था, दिल्ली में। हाँ दिल्ली में। वहीं पराग पत्रिका का ऑफिस था। एक वो 4 पंक्तियों की तुकबंदी सी करी और वो बराबर में ऑफिस था तो दे आए और वो छप गई। तो गलतफहमी हो गई तो यहाँ से कीटाणु और प्रवेश कर गए। फिर घर में माहौल भी ऐसा ही था, आप जानते हैं, पिताजी कवि थे तो कवि मित्रों का आना जाना रहता था, तो एक उस माहौल का भी प्रभाव या दुष्प्रभाव कुछ भी कहो पड़ना ही था। तो उस कारण से शुरुआत हो गई और 80 तक पढ़ाई करी और फिर मंच पे आ गए बस। 1980 से आज 45 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं तो तकरीबन 50 साल तो हो ही गए, 70 से मुशायरों में हूँ जी। तो बस ये हुआ कि जब कॉलेज में प्रोग्राम होते थे तो पहले तो संजीदा मैं कुछ लिखता था, लेकिन ये हुआ कि मेरा जो अंदाज़ था पढ़ने का तो उस पर लोग मुस्कुराते थे अगर संजीदा कोई शेर भी पढ़ता था। तो फिर मुझे मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा कि तुम मिज़ाह में कहो, हास्य में लिखो। तो क्योंकि दिलावर फिगार एक बड़ा नाम था हमारे हिंदुस्तान में थे जब वो, तो हर जगह नाज़िम जो भी निज़ामत करते थे उनके अशार, उनके शेर कोट किया करते थे। तो फिर मुझे भी ये हुआ कि कुछ लिखा जाए, तो फिर मैंने सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। मुशायरे से मैंने बताया था, वहाँ से इब्तिदा हुई। फिर तो ये सिलसिला जारी व सारी हो गया। फिर सबसे पहला मुशायरा मैंने कराची का 89 में पढ़ा। कराची में? जी। बड़ा मुशायरा था और इंडो पाक मुशायरा था। वैसे हिंदुस्तानी शौरा को उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन किसी को वीज़ा नहीं, जो मिज़ाह के शायर थे। फिर मुझे ही वीज़ा मिल पाया, क्योंकि उसमें ये था कि 3 दिन रह गए थे। तो आपका नाम देख के दे दिया होगा? नहीं कैसे मिला वो एम्बेसी में एक ज़फ़र साहब एक शायर थे, तो वो मुशायरों में मिलते थे, तो वो पाकिस्तान एम्बेसी में थे। तो वो मुझे 27 फरवरी को मिला था, 2 मार्च को मुशायरा था वहाँ। तो फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, मुशायरों में तो वो आते ही थे, महफिलों में, तो उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा फ़ौरन आ जाओ। तो मैं पासपोर्ट ले गया, उन्होंने वीज़ा लगवाया और फिर टिकट भी करा दिया इत्तेफाक। तो मैं चला गया था, उसी दिन गया, 2 मार्च को मेरा वहाँ पहुँचा हूँ मुशायरे में। जिम खाना कलम में मुशायरा था। तो पाकिस्तान के जितने भी मिज़ाह निगार थे, जो अब आप अनवर मसूद और ये सब लोग उसमें थे, दिलावर फिगार भी थे, तो मेरे पसंदीदा शायर भी थे। तो मैं फिर उसमें मेहमान खुसूसी बना और जाके मुशायरा हुआ। तो हमारे एक शर्मा जी थे, वहाँ पे कौंसलेट में थे, तो हमारे दोस्त भी थे, वो मेरठ कॉलेज से, उन्होंने भी तालीम हासिल की थी। तो फिर वो मुशायरा हुआ और उसमें ये हुआ कि मैं तो घबरा रहा था कि इतने बड़े शौरा के सामने क्या मेरी शायरी, लेकिन सिर्फ मैंने 2 क़ते पढ़े उसमें मुक्तक कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या न देखो हमने किया उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में गट गए 2 इंतज़ार। तो साहब इस पे तो हंगामा हो गया वहाँ शायरे में। और फिर एक क़ता और हुआ कि कब से परदेश में है, घर की नहीं ली सुध भी, एक बच्चे की खबर आज भी यार आई है, उनको परदेश में कुदरत ने ये बख्शी इज़्ज़त, वो बयाबा में और घर में बाहर आई है। तो फिर तो पूरे वहाँ से एक सिलसिला जारी और सारी हुआ, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। फिर तो बहुत मुशायरे होते रहे। फिर अली सिद्दीकी थे यहाँ दिल्ली में, बड़े मुशायरे, आलमी मुशायरे उन्होंने किए। तो एक पूरे हिंदुस्तान के तमाम शौरा को, जो मशहूर शायर थे, उसमें मजरू साहब भी थे, सभी जॉन एलिया वगैरह तो वहाँ थे ही, लेकिन यहाँ से सब शौरा गए। वसीम साहब भी थे उसमें, कुमार वसीम साहब यहाँ आए थे कुछ दिन पहले। जी। तो वो सब मुशायरों में जाना रहा। तो फिर तो 15-20 दिन जगह जगह मुशायरे होते थे। फिर वो दुबई में और ये सब सफ़र हुए, सब जगह जाना हुआ। सुनील जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? पहली कविता कैसे हुई या पहली पॉपुलर कविता कैसे हुई? विद्यार्थी जीवन में
सबकी शुरुआत होती है, और मैं समझता हूँ कि जो कविता का मूल है वो प्रेम से उपजता है या करुणा से उपजता है। बिल्कुल। तो वो ऐसी जगह है कॉलेज में जहाँ सबको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दिल अटक जाता है। जहाँ प्रेम भी होता है फिर करुणा भी होती है। प्रेम भी होता है और बाद में वो टूटता है तो करुणा में भी बदल जाता है। तो ये कॉलेज लाइफ में सब थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें थोड़ी सी प्रतिभा होती है, लिखने का हुनर होता है, वो लिखना शुरू कर देता है, और संगत थोड़ी सी अच्छी मिल जाए तो फिर लिखने का सिलसिला बढ़ता चला जाता है। तो वही मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था, पहले स्कूल में था तो थोड़ा थोड़ा लिखता था, विश्वविद्यालय में गया तो एक अच्छा माहौल मिला और थोड़ी भाषा की पकड़ भी, वो भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जो प्रारंभिक कविताएं हैं अब मुझे इसलिए अच्छी लगती हैं कि वो बहुत सौंधी महक है उनमें, बड़ा कच्चापन है। लेकिन वो मेरी कविता थी पहले, चलो चलें गाँव की ओर की गाँव बड़ा प्यारा लगे, शहरों में होता है शोर की गाँव बड़ा प्यारा लगे। वाह। क्योंकि मैं गांव छोड़कर शहर में आया था, महानगर में आया था, तो मुझे गांव ने फिर से आकृष्ट किया, तो शुरुआत वहाँ से हुई। फिर कुछ गज़लें लिखी, वो कच्ची पक्की हो सकती हैं, जिन्हें मैं गज़ल कह रहा हूँ, मेरी दृष्टि में तो गज़ल थी, लेकिन बड़े शायरों की दृष्टि में वो गज़ल नहीं थी। तो फिर भी वो भाव तो थे। हाँ, कविता का मूल मीटर गड़बड़ होगा पर वो भाव थे। हाँ, मीटर कुछ भी हो, हाँ, मूल तो भाव ही है जी। कविता का। तो उसके बाद फिर लोकप्रिय कविताएं कुछ आनी शुरू हुई। मेरी एक लोकप्रिय कविता थी, सब कुछ डामाडोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, ढोल के भीतर पोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, दाने गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की बस छाल मिलेगी, पानी के इंजेक्शन होंगे, घोषित रोज इलेक्शन होंगे, हलवाई हैरान मिलेंगे, बिन चीनी मिष्ठान मिलेंगे, जलने वाला खेल मिलेगा, बस मिट्टी का तेल मिलेगा, शीशी में पेट्रोल मिलेगा आने वाली पीढ़ी को, लगभग सब सच साबित होता दिख रहा है आने वाली पीढ़ी को। ये लगभग 25-30 साल पुरानी कविता है। फिर कविता आई एक दूरदर्शन पे, कलयुग में अब ना आना रे प्यारे कृष्ण कन्हैया, तुम बलदाऊ के भाइया हैं दाऊद के भैया। तो कृष्ण अगर आ जाएं इस युग में तो क्या क्या उन्हें देखना पड़ेगा। वो कविता काफ़ी लोकप्रिय हुई। फिर निरंतर सृजन चलता रहा। फिर मुश्किल है अपना मेल प्रिय, कुछ फिल्मों के गाने लिखे, और अभी तो ढेर सारी कविताएं हैं, माँ है, पिता है, बेटियां हैं, बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो अलग अलग विषयों पर मैं लिखता रहता हूँ। तो उनमें से बहुत सारे गीत लोकप्रिय होते रहते हैं। जी। अरुण जी, जब ये हुआ कि कवि बनने के बारे में, प्रोफेशनली इस करियर को परस्यू करने के बारे में सोचा कि अब मंचों पर ही अपन पढ़ेंगे और यही हमारा पेशा है, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? मतलब आपके यहाँ तो चूंकि पारिवारिक माहौल था, पिताजी भी कविता करते थे, पर ऐसा मतलब मैं पत्नी का या बच्चों का रिएक्शन उसको लेकर के कैसा था उस? सर ऐसा है कि 1 साल तक कोशिश की नौकरी की, वो मिली नहीं, तो फिर ये तय कर लिया कि अब नहीं करनी। लेकिन समस्या आई शादी के लिए। सच में बहुत समस्या आई। वो लड़की वाले आते थे, लड़का क्या करता है, बोले कवि है। नहीं वो तो ठीक है, पर करता क्या है? पलट के कोई आता नहीं था, सच में नहीं आता था पलट के। तो फिर मैंने कोई बिजनेस का वो किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ये सब तमाम ऑफिस मेरे 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं सर शादी करवाने के लिए। वो दिखा के शादी करी कि हाँ जी ये है काम, लड़के का बिजनेस है, और जैसे ही शादी हुई, नमस्ते, अपने को आता ही नहीं बिजनेस। तो हमने उसी दिन नमस्ते कर ली। बस ये उसके बाद का रिएक्शन तो बताइए। उसके बाद का ही बता रहा हूँ सर, ये तो हो गई अब। अच्छा, पत्नी को तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ गया कि भाई ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। सासू माँ बड़ी परेशान, वो बोले क्या कहूँ कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कह दो कवि है। अच्छा, बेचारी कहीं कहती भी होगी कि वो कवि हैं, तो सामने वाला तो ऐसे देखता होगा जैसे लड़की कुएं में गिर दी। तो कुछ दिन तक तो वो बताती रही बिजनेस है। फिर जब धीरे धीरे कुछ चेहरा परिचित हो गया, तब वो बताना उनको लगा कि कवि है, वरना कई साल तक तो वो ये भी नहीं बता पाए कि दामाद कवि है। तो बड़ी समस्या थी। पत्नी इसलिए थी कि पत्नी को तो लिफाफा मिलना था, उसे तो हर तीसरे दिन लिफाफा मिल रहा है, वो तो खुश है, उसे क्या दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत समाज में मेरी सासू जी को हो रही थी बस। अच्छा, लेकिन पॉपुलर जी, जैसे घर से बाहर बहुत रहना पड़ता है जी शायरों को। मतलब आपके अगर हर तीसरे दिन या हफ्ते में मान लीजिए एक बार
आपको मंच पर कविता पढ़ने जाना है। अभी भी आपने बताया कि हाँ आपके कि लिए गीत रोज से आ होते रहा हैं वतन में अदबी हंगामे, हाँ। एक दिन में कई आ जाते हैं दावतनामे। है जी। तो बहरहाल वो तो घर की मतलब मैं घर की याद जैसा कुछ रहता है या फिर एक समय के बाद? नहीं ऐसा नहीं, याद रहती है बराबर। मैं तो देखिए राब्ते में रहता हूँ बच्चों से, बीवी से, बराबर कहीं भी जाना होता है तो बहरहाल उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। वो अब मेरी तो वाइफ मेरे लिए बड़ा वो करती हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया। मैंने तो बहुत महीने महीने बाहर रहा। अब जैसे USA वगैरह हम लोग जाते हैं तो एक महीना लग जाता है। तो वो सब विनोद कुमार शुक्ल एक हिंदी के लेखक और कवि हुए हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर पंक्ति है कि घर छोड़कर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना लौट कर आने के लिए होता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस नज़रिए से जब आप टूर पे रहते हैं बाहर के उसमें, तो घर को कैसे समझते हैं, घर को किस तरह से याद करते हैं? घर की अपनी समझाइश आपकी क्या है? देखिए बिल्कुल कुलदीप भाई, मैं तो साहब बहुत हसास हूँ इस मामले में। और आप यकीन जानिए कि घर से मैं कितने भी कहीं भी चला जाऊँ लेकिन मैं जुड़ा रहता हूँ अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से। तो बहरहाल वही मुझे हौसला देते हैं और मैं कामयाब होता हूँ मुशायरों में, सब जगह। तो आपके लिए घर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे पैरों के नीचे धरती है, आँखों में अंबर रहता है, मैं घर के बाहर रहता हूँ, मेरे भीतर घर रहता है। बहुत घर तो भीतर तो ही है। मैं घर के बाहर भी रहता हूँ लेकिन वो घर निकाला नहीं जा सकता, वो इनबिल्ट है आपके साथ में। और भारतीय जो व्यवस्था है, पारिवारिक व्यवस्था, वहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं है। आप चाहें भी कि थोड़ा सा बच जाएं, फ़ोन पर बात ना करें, तो बच्चे फ़ोन कर देंगे, पत्नी फ़ोन कर देगी, हाँ, बराबर। परिवार से माँ बाप फ़ोन कर देंगे। तो ये परिवार की कैसी सुंदर संस्था है भारत में कि आप परिवार के साथ जुड़े ही रहेंगे। बिल्कुल। और ये अवश्य है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, कई बार पत्नी को तो व्यक्ति इग्नोर कर देता है, चलो ठीक है, बड़ी है, परिवार में है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी याद आती है, और बड़े होते हैं धीरे धीरे तो वो नहीं चाहते कि पापा बाहर जाएं। हाँ, पत्नी तो चाहती है कि भी चलो जाओ कुछ लेके आओ भाई, लेकिन बच्चे नहीं चाहते। अरे यहाँ तो हरियाणा में तो बालक भी चाहे, मुझे ध्यान है जी, सही बता रहा हूँ मैं आपको। 10 दिन हो गए थे मुझे कहीं बाहर गए हुए, तो छोरा मेरा शायद 7-8 साल का होगा। बोले 10 दिन से घर में पड़े हो, घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ, ये तो भाई वो तो जवाब क्या दिया ये बताइए। मैं कभी जा रहा हूँ भाई, कहीं बिना प्रोग्राम के चला जाऊंगा। मेरे तो बेटियां हैं, तो वो बेटियां चाहती नहीं कि मैं जाऊं, वो रोज मेरे साथ ही खेलना चाहती हैं। तो बेटियों का लगाव कुछ ज़्यादा होता है, पिता के प्रति तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने वो महसूस किया है कि बेटियों के कारण मुझे कई बार लगता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, लेकिन फिर लगता है क्यों ना जाऊँ। हाँ, बेटियों के लिए जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे राब्ते में रहना पड़ता है, तो बहुत ज़रूरी है वो। अरुण जी, एक सवाल इसमें यह है कि हास्य कविता या कोई भी मतलब कविता लिखना, ये साधना की चीज़ है आपको लगता है, या ये एक नेचुरल हास्य होता है, या अगर आप प्रयास करें और इसको पॉलिश करते रहें तो आप बेहतर हास्य कह सकते हैं, लिख सकते हैं? देखिए सुधार हो सकता है, लेकिन होता तो नेचुरली है, स्वभाव की। आप बैठ के नहीं लिख सकते कि आज मैं लिख के उठूंगा कविता, और वो भी हास्य की, वो तो और मुश्किल काम है। तो वो तो आदमी आता है जब ही काम हो पाता है। हाँ, बाद में उसमें थोड़ा सा नोक पलक ठीक करने वाला मामला अलग है, लेकिन होता वो स्वाभाविक नेचुरली है। हास्य तो नेचुरल ही है, हास्य अस्वाभाविक होगा तो फिर वो हास्य का रह गया। छेनी हथौड़ी लेकर के नहीं हो, छेनी हथौड़ी लेके उसको ठीक करा सकता है, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा उसको सजाया जा सकता है। कविता सबसे मौलिक विधा है। बिल्कुल। आप देखिए जितनी विधाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो सब सिखाई जा सकती हैं। आप नृत्य सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, क्लासिकल संगीत सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, अभिनय सीख सकते हैं, पत्रकारिता सीख सकते हैं। कविता का कोई स्कूल है, कविता सिखाने वाला कोई विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, कोई इंस्टीट्यूट आपको आज तक मिला हो तो मुझे बताइए कि जी हम कवि हम भी वहाँ एडमिशन लेने फिर शायद हो सकता है एक आध कविता लिख लें। तभी कहते हैं कि जो कवि है वो ईश्वर ही बनाता है, आपके भीतर ऐसा हृदय दे देता है, ऐसी संवेदना दे देता है, करुणा दे देता है। बस एक आपकी तरफ से
उसमें जो जुड़ता है वो आपका अध्ययन जुड़ता है, आपकी समझ जुड़ती है, वो तो आपकी जुड़ेगा। थोड़ी संगत जुड़ती है, और आपका शब्दों का संयोजन। अगर आपका भाषा ज्ञान नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो शब्द तो रचने पड़ेंगे ना, जोड़ने तो पड़ेंगे। और हास्य बेसिकली करुणा से ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष उस करुणा का ही पक्ष है करुणा की हास्य। कोख से ही निकलता अब है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी कोरोना काल गया, वो बहुत कारुणिक काल था जी। उसमें से मैंने कोशिश की, एक हास्य की कविता निकाली मैंने जी। मैं सुनाता हाँ, हूँ। ठीक है। हाँ, कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी ना कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, बाहर कहीं जा नहीं सकते, मतलब कपड़े अलमारी में रखे हुए कपड़े सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो मैंने कोरोना काल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, ओहो, उसकी एक दृश्य कविता लिखी, क्योंकि 3 साल बाद कोई कार्यक्रम कर रहे थे। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो कुलदीप बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। स्थिति ये थी जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी में लेटा रहा। वो उस एहसास को भी तो जीना था। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया, ओहो, तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली के एक छुअन से ही खुल गया। आहा, अब कपड़े रखने की बारी, तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। वाह जी वाह। पानी के छींटे और गर्म स्थिति से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। अच्छा, काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था, अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, आहा, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। है। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। वाह जी वाह। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े साथी कवि ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है, इनको देख के मन कर रहा है, मेरी जिंदगी में भी कुछ उबाल आ जाए और काश मैं भी सूटकेस हो जाऊं। वाह। खैर, धुकड़ धुकड़ अब भी कायम थी। कारण यह कि निमंत्रण तो आता था, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली। तो ये डर था कि बाहर आते आयोजक कहे, नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुमसे लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा? जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। वाह। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था, आज तो तू समूचा खिल गया है, और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया, प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। प्रोग्राम सचमुच मिल गया। वाह। वाह जी वाह। क्या है ना कुलदीप जी, हंसी को लोग हास्य को बहुत हल्के वे में लेते हैं।
किसी भी रूप में कि हंसोड़ है, मजाकिया है, हास्य कवि है, लेकिन हंसी से ज़्यादा उपयोगी कुछ नहीं है। बिल्कुल हंसी आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। बिल्कुल। अगर आप कभी अनमने से उदास से बैठे होते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है क्या, और अगर आप मुस्करा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, तो कोई भी आपसे तबीयत तो नहीं पूछेगा। हाँ, हंसी आपकी ये बता देती है कि आपका कारोबार ठीक चल रहा है, आप प्रसन्न हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है। अगर आप हंसेंगे तो आपका प्यार भी बरकत करेगा, आपका व्यापार भी बरकत होगी, आपका परिवार भी अच्छा रहेगा और पूरा का पूरा संसार खिलता रहेगा केवल एक मुस्कुराहट से। एक आपसे कविता की फरमाइश, आपने ब्रीफली जिक्र भी किया। माँ पर जो आपकी कविता है बहुत लंबी कविता है और इस कार्यक्रम में ये संभव नहीं कि हम पूरी कविता सुन सकें, पर उसका जो भी जितना भी हिस्सा आपको लगता है कि अरे वाह, अभी वो सुना please। दीजिए, वो तो अच्छी है। वो तो एक म्यूज़िकल तरीके से रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन मैं तहत में सुनाता हूँ। पहले 4 पंक्तियाँ ये कि दास्ता से बड़ी जंजीर नहीं होती है, जिगर से बढ़ के कोई पीर नहीं होती है, कोई रहमान हो सुल्तान या भगवान कोई, माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती है। बहुत अच्छे। दुनिया में माँ से जो रिश्ता है वो सारे रिश्तों से सबसे ज़्यादा पुराना रिश्ता है। सारे रिश्ते आपके जन्म के बाद प्रारंभ होते हैं, भाई से, पिता से। माँ से रिश्ता आप उस दिन से आपका कायम हो जाता है जब आप गर्भ में आ जाते हैं। तो हम लोग कई बार, नई पीढ़ी के लोग माँ के साथ बड़े होकर कैसा सलूक करते हैं, उसकी एक कहानी नुमा कविता मैंने लिखी कि जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। वाह, हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंतर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी। वाह, वाह, वाह। मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। बहुत अच्छे, वाह। मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज से एक रोग प्यार का ले आया, जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। अच्छा जी। शादी की पति से बाप बना, अपने रिश्तों में झूल गया, अब करवा चौथ मनाता हूँ, माँ की ममता को भूल गए। वाह, वाह, वाह। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी, हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी, हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी, हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नज़र से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। बहुत वाह अच्छे, जी, वाह, वाह। वाह, वाह। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। माँ के सपनों का महल गिराकर कंकर कंकर बीन लिए, खुदगर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। माँ की ममता को देख मौत भी आगे से हट जाती है, गर्भ माँ अपमानित होती धरती की छाती फट जाती। बहुत अच्छे, वाह, वाह, वाह। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर लें, इंसान नहीं बन सकते हैं। बहुत अच्छे। जो माँ जैसी देवी घर वाह, के वाह। मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर लें, इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ जिसको भी जल दे दे वो पौधा संदल बन जाता है, माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल ने युगों युगों से भगवानों को पाला है, माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवाला है। हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई है, दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। बहुत खूब। दुनिया में जितनी खुशबू है माँ के आंचल से आई है। माँ सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, अनसुईया, मरियम, सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस है, भगवत गीता है। माना मेरे घर की दीवारों में चंदा सी सूरत है, लेकिन इस मन के मंदिर में बस केवल माँ की मूरत है। और
मैं ये कहता हूँ कि सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ, मैं उन चरणों में लेटा हूँ जिनके कोई संतान नहीं, मैं उन माँओं का बेटा हूँ। आप जो भी आपके मन में हो, वरना सबसे आखिर में तो मुझे वलीमा वलीमा सुनना ही है। वो भी सुनाऊंगा जी। हमारे यहाँ एक साथी हमारे दीपक तेंदुरिया, तो उन्होंने कहा है कि मैं वलीमा वलीमा सुने बिना नहीं जाऊंगा। मैं उन पे बिल्कुल वो उनकी भी ख्वाहिश वही है। बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ। उनके वलीमा में आपको मैं न्योता भी भिजवाऊंगा। कुलदीप भाई, एक तो हमारे मुल्क में इलेक्शन होते ही रहते हैं जी। वो वलीमा भी सुनाऊंगा। हाँ। तो आइए मैं कुछ रोशनी डालता हूँ। मैं असल में कोशिश करता रहता हूँ जब भी इलेक्शन आते हैं कि मुझे भी टिकट मिल जाए, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। तो बहुत कोशिश करता हूँ, सब नेताओं से मिलता भी रहता हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। है ना, वो सारी खूबियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं जो एक अच्छे नेता में होनी चाहिए। तो 2-4 मुक्तक कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं कविता शुरू करूँगा। देखें कि खुशी की भीड़ में सदमों के बम नहीं मिलते, नए ज़माने के नेता को गम नहीं मिलते, जिसे भी मिलना हो हमसे कभी अभी मिल ले, चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। चुनाव जीतने के बाद हम नहीं मिलते। और बेरुखी को भी नवाजिश की अदा कहना पड़ा, मसलहत थी जहर पीकर भी दवा कहना पड़ा। और बेवकूफ़ी के अनोखे कारनामे देखकर अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। अच्छे खासे लीडरों को भी गधा कहना पड़ा। और मेरी किस्मत का सितारा है चमकने वाला, मेरे बारे में ये वोटर का ख्याल अच्छा है, इस भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हूँ मैं भी। एक नजूमी ने कहा है कि ये साल अच्छा है। और देखें कि इस मर्तबा भी आए हैं नंबर तेरे तो कम, रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू। बेटे के सर पे दे के चपत बाप ने कहा, फिर फेल हो गया है मिनिस्टर बनेगा तू। और कितनी दौलत है नेता कल्लन पर, उनके जैसे अमीर बन जाते, दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। दस्तखत तो तुम्हें भी आते हैं, अब्बा तुम भी वजीर बन जाते। आइए कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। क्या क्या खूबियाँ होती हैं एक अच्छे नेता में, वो मुझ में भी हैं कि मैं बेकरार हूँ। कविता का शीर्षक है उम्मीदवार मैं भी हूँ। मैं बेकरार हूँ मुद्दत से मिंबरी के लिए, टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, गरीबी। मैं एक उम्र से हूँ मुफलिसी की चादर में, नहीं है रूखी भी रोटी मेरे मुकद्दर में, है मेरी कश्ती परेशानी के समंदर में। मैं एक बोझ हूँ खुद अपनी फैमिली के लिए, टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। टिकट के वास्ते गैरत भी बेच सकता हूँ, मैं ख़ानदान की इज्जत भी बेच सकता हूँ, बिके तो अपनी शराफत भी बेच सकता हूँ। मुझे सुकून है दरकार ज़िंदगी के लिए, बहुत अच्छे। टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। नवाजो सिर मुझे मेहरबानी फरमा कर, नवाजो सिर मुझे मेहरबानी फरमा कर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए। बहुत अच्छे। नवाजो सिर मुझे मेहरबानी फरमा कर, मैं वादा करता हूँ एक एक से कसम खाकर कि 5 साल से पहले यहाँ कभी आकर बनूंगा कष्ट का कारण न मैं किसी के लिए। टिकट में ये भी दिला दो असेंबली की, दिला दो। और मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, संग कहते हैं पत्थर गौहर मोती, मैं संग रेजे से गौहर बना दिया जाऊँ, मैं एक कतरा समंदर बना दिया जाऊँ, अजब नहीं कि मिनिस्टर बना दिया जाऊँ, मैं हर तरह हूँ मुनासिब मिनिस्ट्री के लिए। टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और देखें कि हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, हर एक तरह की तिगड़म से आशना हूँ मैं, जो रहजनों से नहीं कम वो रहनुमा हूँ मैं। मिली जो कुर्सी तो फिर देखना कि क्या हूँ मैं, 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए, पेट भरने के लिए 1000 राहें मिलेंगी शिकमपुरी के लिए। टिकट में ये भी दिला दे असेंबली के लिए। और देखिए कि करूँगा कब्ज़ा, जब जीत जाऊँगा तो ये करूँगा अरुण भाई कि करूँगा कब्ज़ा मैं खाली पड़ी ज़मीनों पर, ना आए ताकि शिकन आपकी जबीनों पर, रहेगी खास नवाजिश मेरी हसीनों पर, अवामी काम करूँगा अवामी के लिए। टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और हंसो न इस पे कोई उम्मीदवार गंजा है कि सख्त मेरे ख्यालात का शिकंजा है, जो चलने देना किसी की वो मेरा पंजा है। मैं अच्छा शख्स हूँ और अच्छे आदमी के लिए, टिकट में ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। और हुनर परस्त हूँ हर साहिब हुनर के ख़त्म, फिराको जोश की असगर की और जिगर की ख़त्म, हिलालो नाजिम शहबाज पॉपुलर की ख़त्म, मैं काम आऊँगा शायर बिरादरी के लिए। ये भी दिला दो असेंबली के लिए, दिला दो। यही माहौल था अभी बिहार में जी, यही माहौल है बिल्कुल।
अभी सुनील ने जो माँ वाली कविता सुनाई, क्या शानदार। लेकिन हरियाणा में ये संबंध भी हास्य रस में ही है। वो एक 22-23 साल का लड़का जी जबरदस्त बारिश में तरबतर भीगा हुआ हलवाई की दुकान पे पहुंचा, बोला 10 रुपए का दही दे दे। तो हलवाई ने पूछ लिया, वही तेरा ब्याह हो लिया? और बोले तू क्या सोचा इस तूफान में मेरी माँ भेजी कि मैंने दही लेना। बहुत खूब। और वृद्धाश्रम की समस्या आपको हरियाणा में बहुत कम मिलेगी। हरियाणा में अगर बूढ़े को पता लग जाए कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ के आने वाला है, तो बाप खुद बेटे को अनाथालय छोड़िया, बोले जमा कर लो, इसने मेरा ना आई हो। तो हमारा मामला थोड़ा सा अलग है जी, हम हादसे में रहने वाले लोग हैं। एक वो मतलब वो आपकी लंबी कविता है, लेकिन जहाँ से भी जितना भी आप सुनाना चाहे, ढूंढते रह जाओगे, ओह वो भी बहुत अच्छी कविता है। हाँ, वो शुरू की पहली पॉपुलर कविता थी, वो सन 90 की जी, 35 साल पुरानी है। चीज़ों में कुछ चीज़ें, बातों में कुछ बातें वो होंगी जिन्हें कभी देख नहीं पाओगे, 21वीं सदी में ढूंढते रह जाओगे। बहुत। बच्चों में बचपन, जवानों में यौवन, शीशों में दर्पण, जीवन में सावन, गांव में अखाड़ा, शहर में सिंघाड़ा, टेबल की जगह पहाड़ा और पाजामे में नाड़ा, ढूंढते रह जाओगे। आंखों में पानी, एक एक पंक्ति में पूरी एक बात कहने की कोशिश की है इसमें। आंखों में पानी, दादी की कहानी, प्यार के 2 पल, नल नल में जल, संतों की बानी, कर्ण जैसा दानी, घर में मेहमान, मनुष्यता का सम्मान, पड़ोस की पहचान, रसिकों के कान, ब्रिज का फाग, आग में आग, तराजू पे बट्टा, ढूंढते रह जाओगे। भरत सा भाई, लक्ष्मण सा अनुयायी, चूड़ी भरी कलाई, शादी में शहनाई, बुराई में बुराई, सच में सच्चाई, मंच पे कविताई, गरीब को खोली, आंगन में रंगोली, परोपकारी बंदे और अर्थी को कंधे, ढूंढते रह जाओगे। बहुत। क्या बात। और ये कोरोना काल में देखा सर हमने, हाँ, ये पंक्तियां सार्थक होती देखी। अध्यापक जो सचमुच पढ़ाए, अफसर जो रिश्वत ना खाए, बुद्धिजीवी जो राह दिखाए, कानून जो न्याय दिलाए, ऐसा बाप जो समझाए और ऐसा बेटा जो समझ जाए, ढूंढते रह जाओगे। क्या बात, बहुत क्या खूब। बात। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार। बहुत मुश्किल काम है। वो एक सांप नेताजी को काट रहा था, एक ने कहा देखो सांप नेताजी को काट रहा है, बोले काट नहीं रहा है, जहर भरवा रहा है। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार में नहीं मिलेंगे। सही बता रहा हूँ कुलदीप भाई। वो एक बैंक के बाहर मूंगफली बेचता था, तो उसका एक दोस्त आया, बोले 100 रुपये उधार चाहिए, मिल जाएंगे, कल लौटा दूंगा, है तेरे पास? बोला है तो सही, पर दे नहीं सकता। बोले क्यों? बोले दरअसल मेरा बैंक वालों से एग्रीमेंट हुआ है कि मूंगफली वो नहीं बेचेंगे और लोन मैं नहीं दूंगा। अच्छा। आपस में प्यार, भरा पूरा परिवार, नेता ईमानदार, 100 रुपये उधार, कल में आज, संगीत में रियाज, बातचीत का रिवाज, दोस्ती में लिहाज, सड़क किनारे प्याऊ और अंकल की जगह चाचा ताऊ, ढूंढते रह जाओ। बहुत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप तीनों में से किसी के साथ, कि हम कोई कविता पढ़ रहे थे हास्य या व्यंग की, और या तो गलत समझ ली गई या वहाँ बैठे लोगों को पसंद नहीं आई, और थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन बन गई जिससे एक और हास्य पैदा हुआ हो, लोग पीछे पड़ गए, यार ये क्या पढ़ के चला गया कवि? ऐसा होता है? मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन मेरे किसके साथ भी हुआ, किसी कवि मित्र के साथ हुआ। हाँ हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जी, लेकिन जी। उनके साथ हुआ। अक्सर क्या होता है कि रायपुर में एक कवि सम्मेलन, बिलासपुर में एक कवि मित्र हमारे सुना रहे कि उनकी पंक्तियां याद आती हैं, फला कवि ने कहा है, मुझे याद आता है, मुझे भी याद आ गई। फला कवि ने कहा है, उनकी पंक्तियां याद आती हैं, मुझे महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां याद आती हैं, फिर सुनाई, फिर किसी और की याद आती हैं, फिर वो सुनाई। 4-5 कवियों की याद आने के बाद 10 बार, उसके बाद नीचे एक श्रोता खड़ा हुआ, पहले दूसरी लाइन पे बैठा, बोले वाह जी वाह, सबकी याद आ रही है, अपनी याद नहीं आ रही है। ये लाइन आप थे साथ में? मैं मुझे याद आ गया। तो ऐसी घटना हो जाती। देखिए, कवि सम्मेलन में कई रोचक किस्से होते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, बड़ा रोचक। ये बागपत बड़ौत के पास किसी जगह पे कवि सम्मेलन था। ठीक है।
बड़ी ही मिसफिट सी जगह है कवि सम्मेलन के लिए। तो वो सामने बैठे श्रोता भी ऐसे ही हैं। हाँ, वेद प्रकाश सुमन जी एक कवि हुआ करते थे, वीर रस के कवि थे। उनकी एक कविता थी कि एक लाश जो है नदी में बह रही है, नहर में, और दहेज की हत्या हो गई, दहेज के कारण हत्या हो गई उसकी। तो फिर उस लाश से कवि की बातचीत, ये उनके कविता का विषय था। वो अपने सुनाने शुरू किया उन्हें। उठकर लहरों पर बैठ गई वो लाश, हो गई गतिशील, अब कवि की लाश से बातचीत। तो उन्होंने पीछे मुड़ा तो मैं हरिओम पंवार जी से कुछ बात कर रहा था। आप बोलिए मत, बात मत कीजिए। तो सामने से एक चौधरी खड़ा हो गया, बोला तेरी तो लाश 30 साल से बोल रही है, ये बेचारे जिंदा भी ना बोलना। क्या है? आपको ऐसा कोई किस्सा याद आता है मुशायरों का कोई? हाँ, मतलब शायरों के किस्से तो बहुत हैं। एक वो आपने एक बार एक शेर भी कहा था कि मुझे वो याद नहीं अभी ज़मीन पे, कि मैंने सागरों खुमार को पीते हुए देखा है। वो है हाँ, वो मेरी एक नज्म है जी। वो गलेबाज शायर करके, लेकिन चलिए बहुत तवील है। लेकिन दूसरी मैं हाँ। कुछ कथा सुनाता हूँ आपको, जी। वो बेहतर रहेगा। देखिए, मैं असल में जो बुजुर्ग और बड़े शायर होते हैं ना, उनका एक मिसरा ले लेता हूँ। हाँ। और 3 मेरे होते हैं, तो उसको तज़मीन करना कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए गालिब का शेर है कि कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली 3 मेरी कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, अब कभी उसके सर नहीं आती। तोहमत कहते हैं आरोप, इल्ज़ाम, कि शुक्र है छेड़छाड़ की तोहमत, अब कभी उसके सर नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती। कैसा सुरमा लगा लिया उसने, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और देखिए कि बशीर बदर साहब का बहुत मशहूर शेर है कि ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। तो मैंने उनकी ये पंक्ति ली 3 मेरी कि इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और उनका एक और मशहूर शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो मैंने उनकी पंक्ति ली 3 मेरी कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए, मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो अब वो कुछ कते आपने भी कहे थे। देखिए 2-4 कते और कि ये है सच कि नेक नीयत कभी थी ना है ना होगी, मेरे काम में शराफत कभी थी ना है ना होगी, मुझे नाज अपने फ़न पर कि मैं जेब काटता हूँ, मुझे मांगने की आदत कभी थी ना है ना होगी। अब देखिए ढूंढते रह जाओ पर मेरे 4 मिसरे याद आए। तो देखें कि कुलदीप भाई के फूल से ज़ख्मों का मरहम ढूंढती रह जाओगी, अपना हमदर्द और हमदम ढूंढती रह जाओगी, जब कभी सूरज की किरणें तुम पे डालेंगी नज़र, तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी, तुम मुझे है मेरी शबनम ढूंढती रह जाओगी। और देखिए आपने कहा ना वलीमे पर वो 4 मिसरे भी देखें। इससे पहले मैं एक छोटी सी नज़म आपको, बहुत मेरी मशहूर नज़म है ये। देखिए हमारे समाज में जो धन दौलत का बंटवारा हुआ है वो बराबर नहीं है, किसी पे बहुत कुछ है, किसी पे कुछ भी नहीं है। कविता जो है उसी पस मंज़र में है। कविता का शीर्षक है फटा नेकर। फटा नेकर जी। अरे बहुत शानदार। देखें कि भाई, देखें सुनिए भाई, कि इस शहर में आया कहीं से एक बेचारा गरीब, जिसके नंगे तन को थी एक फटी नेकर नसीब। देखता क्या है इमारत एक खड़ी है शानदार, लिखा है अब्दुल्ला बिल्डिंग जिस पे यारो पुरवकार, जब बढ़ आ गए तो फिर अब्दुल्ला होटल आ गया, जिसकी रौनक देख के कुछ देर को चकरा गया। चलते चलते राह में अब्दुल्ला फार्म आ गया, जिसके फैलाव को देखा देखता ही रह गया। और जब बड़ा आगे अब्दुल्ला कॉलोनी मिली, बस यहाँ से जैसे उसकी खोपड़ी ही फिर गई। ऐसा खिसियाया वो यकतरफा अताएँ देखकर, जैसे झुंझाए कोई अपनी खताएँ देखकर। अपने नहकर को उतारा उसने चलते रोड पर और बोला आसमां की सिमत नहकर फेंक कर, या खुदा करता हूँ इस कच्छे पे ले मैं आग थू, दे दे अब्दुल्ला को ये मेरा फटा नहकर भी तू। बहुत अच्छे। मैं बहुत छोटी छोटी नज़में, एक छोटी सी नज़म और, इसका उन्वान है भूकंप जलजला। जी, जलजला भाई बहुत छोटी सी नज़म है जी। देखिए जलजला, भूकंप, जलजला आता था आए दिन किसी एक शहर में, जोश कुछ बढ़ता ही जाता था खुदाई कहर में। जलजला आता रहा आता रहा आता रहा, शहर वालों का बिल आखिर हौसला जाता रहा।
एक घर के सरपरस्तों ने किया मिलजुल के तय, जाने कब हो जाए क्या ये ज़िंदगी ख़तरे में है, लाजमी है इस फज़ा में हम सब इतना ही करें, छोटे छोटे बच्चों को मामू के घर पर भेज दें, हाँ। कम से कम इन कमसिनों पर तो बवाल आने ना पाए, अपना जो भी हशरो इन पर जवाल आने ना पाए। अलगरज बच्चों को मामू के यहाँ पहुँचा दिया, था जहाँ इनका हिफाजत का वहाँ पहुँचा दिया। घर की हर एक शैती बच्चों की शरारत का शिकार, आ गया 2-4 दिन के बाद ही मामू का तार। बच्चों को वापस बुलाकर मुझ पे ये कृपा करें, इनके बदले मेरे घर में दलदलों को भेज दें। क्या कविता में बहुत सारे प्रयोग हास्य में होते हैं, अलग अलग प्रयोग। अरुण भाई ने देखो अपने ढंग से प्रयोग किए, पॉपुलर भाई ने वो एक एक लाइन जोड़ के शायरी की प्रयोग की। एक प्रयोग मैं बताता हूँ कि जिस शब्द से पहली पंक्ति समाप्त होगी उसी शब्द से दूसरी पंक्ति शुरू होगी। अरे वाह। और ह्यूमर क्रिएट होगा। जी स्वागत। कि कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, कामचोर आदमी पड़ा हुआ था खाट में, खाट से उठाया उसे पत्नी की डांटने, डांटने के बाद कहा चले जाओ हाट में जाओगे तो रहोगे बड़े ठाट में रहोगे जब काम करो दाम हो तो घर चले आना जब शाम हो गई तो ढूंढने को गई हाट में भी ससुरा पड़ा हुआ था खाट में। बढ़िया है, प्रयोग बहुत मैं राजनीतिक बहुत प्रयोग करता हूँ, बहुत सारे प्रयोग करता हूँ। हर नई घटना पे कुछ न कुछ जो ताजी घटनाएं हैं अरुण भाई, वो मैं करता हूँ। करते रहते हो आप, बल्कि कई बार घटनाएं इंतजार करते हैं कि आप लिखो तो मैं करूँ। ऐसा भी होता है। अब योगी जी ने एंटी रोमियो लगाया, बड़ी घटना थी। मैंने उनसे पूछा कि एंटी रोमियो क्यों लगाया, अब उनका जवाब सुना कि चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा। करीना कपूर मिल गई मुझे मुंबई में, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आओ, राम मंदिर देखो, काशी कॉरिडोर, कुंभ सब। बोले नहीं यूपी नहीं आएंगे, बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्या टेंशन है? बोले नाम बदल देते हैं। मैंने कहा आपको क्या टेंशन? उनकी टेंशन से उम्र देखो कि ये भोर के सूरज को कहीं शाम न कर दें, और दूध का गिलास कहीं जाम न कर दें। जैसे इलाहाबाद को प्रयाग कर दिया, वैसे मेरा तैमूर तुकाराम न कर दे। अच्छा। अब ये नेपाल में घटना घटी। मैंने कहा कि जो दाग हैं खादी पे वो तो मिटने चाहिए, मुद्दे न सालों साल तक घिसटने चाहिए। नेपाल में मंत्री पिटे तो ये लगा मुझको, 2-4 तो इस देश में भी पिटने चाहिए। अच्छा। तो नई घटनाओं से, नई चीज़ों से, नई घटनाओं को तो आमंत्रित कर रहे हैं। और पत्नियों पे इतने चुटकुले क्यों सुनाते हैं हास्य कवि? सबसे नजदीक का रिश्ता ही वही है। प्रेमिका पे सुनाएंगे तो पिटेंगे, और दूसरे अगर किसी पे कहेंगे तो फिर वो कहीं भी कुछ और कर एक सकता है। राजनीति है जो सबसे करीब से जुड़ी हुई है समाज से। एक और प्रयोग जैसे उल्लड़ जी ने किया था, जरूरत क्या थी। हाँ, वो एक हजल भी एक विधा है, हास्य की गजल को जी हम हजल कहते हैं। मैं भी एक हजल सुनाऊंगा आपको। जी। आप इसके बाद हजल के कुछ शेर सुनो। इरशाद। कि बिन बुलाए वहां जाने की जरूरत क्या थी। हाँ। इसके शेर सुनना आप, नए सब नए। कि बिन बुलाए वहां जाने की जरूरत क्या थी, और चले गए थे तो खाने की जरूरत चले गए थे तो खाने की जरूरत क्या थी, और गए थे कार में पेट्रोल भराने के लिए, वहां पे बीड़ी जलाने की जरूरत क्या थी। डॉक्टर दांत का था, दांत ही दिखाने थे। हाँ, फिर उसको आंख दिखाने खाने की जरूरत क्या थी। आंख दिखाने की जरूरत ये क्या सब घटनाओं के बाद कहे गए हैं, जो घटित हो गई हैं। और जब पता था कि गर्म दूध पी के लेटा है, हाँ, तो गोद में बच्चा उठाने की जरूरत क्या थी। और माल्या की तरह तू भी यहाँ से भाग जाता, बैंक का कर्ज चुकाने की जरूरत क्या थी। ये व्यंग है जो आप कह रहे थे। बैंक का कर्ज चुकाने की जरूरत क्या थी, और
डर था ईडी का तो फिर भाजपा में आ जाते। आपको आप में जाने की जरूरत क्या थी? ये आप अच्छा में है। जाने की जरूरत क्या थी? ये अच्छा। और मेरी आपको कविता में अगर दम ही नहीं था जोगी तो आपको ताली बजाने की जरूरत क्या थी? बढ़िया। बहुत अच्छे भाई। आप एक गजल सुना हाँ रहे गजल देखिए, हाँ और आइए वो आपने कथा कहा था उसे मैं सुना दूँ थे। जी। कि देखिए, दोस्तों के बीच में हम फिर तमाशा बन गए और हमारे सारे अरमानों का कीमा हो गया। अपनी महबूबा से मिलवाकर उसे पछताए हम, 3 दिन के बाद लंदन का वलीमा हो गया। और न बंगला, न टीवी, न पिक्चर सिनेमा, न सेविंग अकाउंट, न जीवन का बीमा, मुझे एक की ख्वाहिश पता है, वलीमा 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 वलीमा। भाई वाह। एक गजल है कुलदीप भाई, ये भी नई है कि जेब खाली है तो बाजार की ऐसी तैसी। जेब खाली है तो बाजार की तो ऐसी तैसी। बाजार की ऐसी तैसी, आँख फूटी है तो दीदार की ऐसी तैसी। आँख फूटी है तो दीदार की ऐसी तैसी, काम ज़्यादा हो तो दफ्तर में बुला लेता है, बॉस कर देता है इतवार की ऐसी तैसी। बहुत डॉक्टर और नर्स में अगर अफेयर हो, दोनों कर देते हैं बीमार की ऐसी 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 तैसी। दोनों कर देते हैं बीमार की ऐसी तैसी। आपकी आंखें कुछ अधिक हाथ से खोज रही हैं। और कुछ सुनाई ही नहीं देता कहा बहरे ने, तेरी पाजेब की जनकार की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी। और राम मंदिर को देखकर ये पर्यटक बोला, अब तेरी चीन की दीवार की ऐसी तैसी। ऐसी तैसी। आखिरी शेर हमेशा पॉलिटिकल होता है आपका। सर आप बताओ क्या कुछ सुनाए? भी अरे जो आपका मन। नहीं, वो किस्से आप सुना रहे थे ना, वो बढ़िया। कवि सम्मेलनों के संस्मरण बहुत हाँ जी। एक अलग होता है वो मामला। दिल्ली IIT में कवि सम्मेलन था, तो वहाँ के एक भूतपूर्व फौजी थे, तो उसके बाद वहाँ सर्विस कर रहे थे वो। तो बोले मैं भी कविता पढ़ूंगा, मैं भूतपूर्व फौजी हूँ। मैं कहा जरूर जी। मैं संचालन कर रहा था तो मैंने उन्हें आमंत्रित किया, जरा माहौल बना के, भूतपूर्व फौजी हैं, अब यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए लेफ्ट राइट करते हुए माइक पे सीधे खड़े हुए। जवान कविता शुरू करेगा, शुरू कर। इसके बाद उन्होंने कविता शुरू करी। 2-3 मिनट तक भाई IIT के श्रोता है वो सामने, 2-3 मिनट तक तो उन्होंने बर्दाश्त किया। पर बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, जवान पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। बहुत वोट करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। वो आवाज किसकी थी? हो सकता है आप भी हो कभी। मुझे तो लग रहा है मंच से ही आई होगी। तो ये किस्से बहुत होते हैं कई सब लोग। कोई भी एक हास्य कविता आपने, जो भी आप सुना दिए, फिर आप हम सुना देंगे, खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। दरअसल वही बात है, कब एक कारगिल का युद्ध हुआ, वो वीर रस का विषय है या करुण रस का है, तो मैंने उसमें से कोशिश की हास्य रस निकालने की। कारगिल के बाद मुझे ध्यान है, एक मेजर साहब और एक SP साहब बैठे हुए थे। तो मेजर साहब बोले हमारे सेना के जवान बड़े साहसी होते हैं। SP बोला जी हमारे पुलिस के सिपाही ज़्यादा साहसी होते हैं। मेजर बोला देखा नहीं कारगिल में हमारे जवानों ने क्या जलवा किया। SP बोला जी हमारे सिपाही ऐसे जलवे रोज करते हैं। तो मेजर बोला भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो मेजर ने एक जवान को बोला, बोले जवान इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। साहब जवान भाग के चढ़ा और कूद गया। तो मेजर बोला SP से, देखो इसे कहते हैं साहस। SP बोला रुको। उन्होंने अपने सिपाही को बोला, सिपाही इधर आओ। बोले हाँ। सामने टीला देख रहे हो? बोले हाँ। बोले भाग के चढ़ जाओ और कूद जाओ। सिपाही बोला साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तो SP बोला मेजर से, देखो इसे कहते हैं साहस। तो हर जगह का साहस अलग अलग है। ये जब मुशर्रफ जी अपने आप पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए, ये जी मैंने व्यंग में लगाया है, पहले ही बता दूं जी, ये आजकल बताना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप ही अपने फ़ोटो वाला डाक टिकट जारी कर दिया पाकिस्तान में। तो डाक टिकट बिक नहीं रहा था, तो उन्होंने ऑफिसर को बोला, बोले क्या बात है टिकट बिक क्यों नहीं रहा? बोले जी ये ठीक से चिपकता नहीं है। बोले तो गोंद बढ़िया लगाओ। बोले प्रॉब्लम गोंद की नहीं है, लोग थूक दूसरी तरफ लगाते हैं। तो कोशिश की उसमें से हास्य रस निकालने की। लंबी कविता है, बता देना, मैं वहीं ख़त्म कर दूंगा इसे। सीमा पर जैसी छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून
कि घायल सैनिकों को सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, वाह, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने, कि ये कवि बड़ा खतरनाक होता है जी। एक बार मैं हवाई जहाज से आ रहा था, एक सज्जन बारात में बैठे थे, उन्होंने पूछ लिया आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं कवि हूँ। मैंने पलट के पूछ लिया और आप? बोला जी मैं बहरा हूँ। कवि का खून चढ़वाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चुंगल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो माफ कर दो। सैनिक बोला जाओ तुम्हें माफ किया। इतना कह के पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाली ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे, 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजवाई। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया। अच्छा, वो निहत्था जा भी सकता है, जब वो 60 बच्चों की क्लास में निहत्था जा सकता है तो उसे वहां क्या खतरा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया। अच्छा, मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई, तुम सब लोग इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सब के नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके। और क्या ये बंकर, याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखलाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहां से हटाओ, जाओ किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़ कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने बने ही अपने खून से 40 बार जय हिंद लिख कर दिखलाओ। तुम्हें बंदूक में ना गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। बहुत खूब। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलाओ और लाइट जलवाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक बोला मुझे मरने का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार मर चुका हूं। अफसर चौंका, 15 फिल्मों में 50 बार? ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रीटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों में घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पे मत रखना, जमीन मैली हो जाएगी। बहुत खूब। और शिक्षा व्यवस्था पर एक व्यंग। एक सैनिक का बहुत ही मजबूत था कांधा, उसने 4 दुश्मनों का एक गट्ठर सा बांधा, उठाया, पीठ पर लटकाया और सारे युद्ध क्षेत्र का नक्शा बदल दिया जब वो 5वें दुश्मन को एक हाथ में पानी की बोतल की तरह लटका कर चल दिया। सब हैरान परेशान, खा गए गच्चा। लेकिन ये किस्सा है सच्चा, क्योंकि उस सैनिक को खून देकर आया था एक स्कूल का बच्चा। वाह जी वाह। एक सैनिक को गलती से एक नेता का खून चढ़ गया, यहां गलती हो गई जी। ठीक होते फ्रंट की बजाय दिल्ली की तरफ बढ़ गया। उसे फ्रंट का सही मतलब समझाया गया और सीधा कारगिल भिजवाया गया। वहां तोपों को देख के उसका कलेजा हिला। अच्छा, यही हो बोफोर्स तोप जिसका कमीशन मुझे आज तक नहीं मिला। चल छोड़, अब इस चक्कर में क्या पढ़ना है। फिर अफसर से बोला अच्छा बताओ मुझे किस चुनाव क्षेत्र से लड़ना है। अफसर ने कहा द्रास। वो बोला क्या कहा, मद्रास? मुझे तो उत्तर भारत में कहीं से लड़ा दो। अफसर गुस्से में बोला इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो, इसे सीधा टाइगर हिल पे चढ़ा दो। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा। इस दृश्य का आप लोग आनंद लें। वो सिरफिरा चढ़ते चढ़ते कई बार गिरा, जहां भी 2-4 सैनिक दिखें वहीं रस्सी छोड़ दे और वोट मांगने के लिए दोनों हाथ जोड़ दे। खैर सारे रास्ते उसने खूब वायदे किए, खूब आश्वासन दिए, खूब भाषण पिलाया, इसलिए टाइगर हिल पर चढ़ ही नहीं पाया। वो तो शुक्र है इस दौरान बंद हो गई लड़ाई, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। और कविता की अंतिम पंक्तियां, वरना पता नहीं क्या गुल खिलाता भाई। लेकिन मैं कहता हूं कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, नेताओं का खून सैनिकों को नहीं बल्कि सैनिकों का खून नेताओं को चढ़वाया जाए। बहुत खूब। ताकि उनमें भी भारत माँ के सच्चे सपूतों का रक्त हो, कोई ढूंढने से भी देशद्रोही ना निकले, हर नेता देशभक्त हो। बहुत खूब। हर नेता देशभक्त।
ऑन दैट नोट हमारे साथ ऑडियंस के जो साथी बैठे हुए हैं, हमारे न्यूज़ रूम के साथी, उनके कुछ सवाल हैं, हो सकता है कुछ फरमाइशें भी हों, तो अब मैं माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। ओह, ये तो रह ही गया था। मेरा नाम शुभम है और सवाल थोड़ा थोड़ा हर किसी से है। एक सवाल तो सभी लोगों से है, जैसे पॉपुलर मेथी साहब ने नाम जिक्र भी किया, दिलावर फिगार का या फिर अनवर मकसूद साहब का। तो दो एक नाम जैसे आप लोग बताएं, जैसे हम लोगों के लिए, मान लीजिए हम लोग आपको सुनते हुए बड़े हुए हैं या फिर आपको देखा समझा, तो आप दो एक नाम बताएं जो आपने जिनको देखा पढ़ा उन तक अगर हमारी रसाई हो, हम तक उन तक पहुंचना चाहें, पढ़ना लिखना चाहें, तो एक तो उनका नाम बताएं, एक बताइएगा। दूसरा एक सवाल ये था कि जब से ये ऑनलाइन कवि सम्मेलन यूट्यूब्स वगैरह पे आने लगे हैं, उसके बाद कविताएं, शेर जो भी हैं, ये थोड़े पुराने से हो जाते हैं। लोग ऐसे मतलब कहने लगते हैं कि कुछ और नया सुनाइए, कुछ और नया सुनाइए, क्योंकि पहले तो ये होता था कि आपने मुरादाबाद में सुना था, फिर वहाँ के कवि सम्मेलन में सुना था, तो कम लोगों तक पहुँचता था। तो ये एक चैलेंजेस है क्या कि हर घड़ी नया लिखना, नया देना, एक ये चैलेंज। अरुण जेमनी साहब, आपसे ये सवाल ही है, मान लीजिए। ये और एक और भी सवाल, रुक 3 जाओ, पहले जवाब ले ले भाई, समझा। नहीं, सही कह रहे हैं। क्या चीज़ बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है, क्या करो, अब यूट्यूब पे आ जा, देखिए, फिर तो पहुंच गई सब जगह। तो ये बड़ी चुनौती है, और वो हर बार तो नया कहाँ से लेकर आया आदमी, वो बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन क्या है कि वो यूट्यूब पे ही देख देख के ही वो आदमी सोचता है, फिर वो अच्छा चीज़ एक दिन में पुरानी हो जाती है। आपने आज कही और वो व्हाट्सएप ये सब सबसे ऐसा फैल जाता है, बड़ी दिक्कत है। तो आप लोग क्या लगता है, सोशल मीडिया ने हिंदी कविता का फ़ायदा किया या नुकसान किया? देखो, लोकप्रियता के लिए फ़ायदा किया और पर इन चीज़ों के लिए नुकसान किया। नुकसान भी बहुत है, फ़ायदे हैं अपने, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं। और जो नाम बता रहे थे, तो भैया ओम प्रकाश आदित्य नाम थे कविता में, फिर हरिशंकर परसाई। व्यंग को समझना हो तो आप परसाई जी को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, शरद जोशी को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो बड़े बड़े नाम हैं जो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हास्य व्यंग के लिए तो ये नाम ज़रूरी है। जी, आप लोग भी अपने सुझाव बता दें। देखिए, आपने कहा ना कि सब पुराना पढ़ते हैं इस तरह से, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादातर जो कवि हैं उनकी अपनी किताबें भी हैं, कई किताबें हैं, लिखते हैं, लेकिन वो जो आजमूदा कलाम होता है ना, जो उन्हें अजबर रहता है, याद रहता, वो पेश करते हैं, तो उससे वो कामयाब भी होते हैं। दूसरी बात ये कि एक मुशायरे का मैं जिक्र कर रहा हूँ कुलदीप भाई, कि उसमें एक शायर आया नया, उसने एक कलाम पढ़ा, पीछे असातिज़ा बैठे हुए थे सारे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर दाद दी उस गज़ल पर। तो फिर दूसरे मुशायरे में गया तो वही लोग पीछे फिर बैठे हुए थे, तो उसने सोचा कि दूसरी गज़ल पढ़ो, उसने दूसरी गज़ल निकाली, तो उस पर उतनी दाद नहीं मिली। फिर तीसरा मुशायरा उसने पढ़ा, जो नया कवि था, तो उसने देखा फिर वही लोग बैठे हैं, तो उसने एक और गज़ल निकाल ली, तो पता लगा वो गज़ल चली। तो अगर वही पहली गज़ल वो पढ़ता तीनों मुशायरों में तो कामयाब होता। फिर ये भी होता है कि बहुत से लोग मुशायरों में हमें वो पुरानी चीज़ें याद दिलाते हैं कि वही पढ़िएगा, हम अगर नया भी पढ़ना चाहते हैं। ये जो आप कह रहे थे, यहीं से मेरा एक सवाल है कि ये जो कौन शायर है, कौन शायर नहीं है। मेरा ये एक सवाल था कि जैसे मंच के कवियों को बड़े लंबे समय तक आप जानते हैं कि वो जो साहित्यिक गोष्ठियों वाले, जो लेखन तक ही महदूद हैं जिनकी कविताएं, वो लोग बड़े नीची नज़र से भी देखते रहे। और एक बिल्कुल। तो उस विषय को आप लोगों ने कैसे देखा, समझा और कैसे डील किया? आप लोगों पे भी कभी ऐसा कोई? देखो जी, हम तो उन्हें कवि मानते हैं, अच्छा। पर वो हमें नहीं मानते। वो हमें नहीं मानते, लेकिन हम बहुत आनंद में हैं। वो कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। पहले तो उस्ताद मदद कर देते थे, कुछ दे दिया करते थे। जब से इस फील्ड में पैसा आया है तो वो मदद नहीं करते। तो लोग जो मेहनत कर रहे हैं खुद आ रहे हैं सामने और अच्छा लिख रहे हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? यही वाली बात, मंच के कवि और जो साहित्यिक कवि और जो मंच के कवि हैं, जो हमें कवि नहीं मानते। देखिए, लोकतंत्र है और सबसे बड़ी निर्णायक जनता है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, समालोचना कर रहा हूँ। जो तथाकथित बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो उन्हें जनता स्वीकार नहीं करती, नहीं स्वीकार करती। परिवार के बच्चे भी अगर कहते हैं नहीं, अगर एक जगह हों तो अरुण जी की कविता सुनना पसंद करेंगे, पिताजी की नहीं सुनना पसंद। तो कुल मिला के हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन उनका फ़र्ज है कि हम लोग जो मंच के कवि हैं वो केवल मंच के कवि नहीं हैं। कुलदीप भाई, मेरी इसे 100 किताबें हैं, लेकिन अगर आपने 90 पढ़ी नहीं तो मेरा क्या दोष है?
आपने तो मेरा वो स्वर सुना है जो जनता के लिए मैंने कहा है। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो जनवादी कविताएं, लोकप्रिय कविताएं जनता के बीच पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो जनता को रिलैक्स करना है, जनता को कहीं ना कहीं एक संदेश देना है। अगर हम उनके स्तर पे उतर के बात नहीं करेंगे, कल रात में जहाँ था 20,000 लोग थे, आप उन्हें विचार कविता सुनाकर रात भर बिठा नहीं सकते। नहीं, दरअसल क्या है, मंच के कवि की चुनौती बहुत बड़ी होती है भाई। सामने एक डॉक्टर भी बैठा है, इंजीनियर भी बैठा है, रिक्शे वाला ही बैठा है, आपको अपनी बात तीनों तक पहुंचानी है। ये आसान काम नहीं है सर, बिल्कुल। इसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब आप नीड़ में कविता सुनाते हैं, 20 लोग 50 लोग गोष्ठी में, या एक विचार एक स्तर के लोगों के बीच पढ़ते हैं, तो आप वैचारिक कविताएं सुना सकते हैं, हम भी सुनाते हैं। लेकिन जब आप भीड़ में हैं, हम लोग भीड़ के लोग हैं, तो भीड़ में जब होते हैं तो आपको कई जगह स्तर से समझौता करना पड़ता है, या ये मान लें कि आपको भाषा को उनके स्तर तक लाना पड़ता है, क्योंकि वो भाषा के विद्वान नहीं हैं। उनको तो वो सहज होने आए हैं, हंसने आए हैं, आनंद लेने आए हैं। उसी के बीच में हम लोग उनके भीतर कहीं संस्कार के बीज डाल देते हैं, कहीं देशभक्ति की लौ जला देते हैं। वो हमारा मिशन है। जी हाँ, मेरा नाम शिवानी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो नई एज के कॉमिक्स आ रहे हैं, समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, इन लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं? जो डार्क कॉमेडी करते हैं, आप जैसे हास्य कविताएं पढ़ते हैं, तो डार्क कॉमेडी और हास्य कविता के बीच का मिश्रण कैसा होता होगा? हमने देखा ही नहीं उन्हें। नहीं देखा तो नहीं, लेकिन चर्चा तो सुनी है। पर ये भाई हम तो कर नहीं सकते वो जो कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि कोई गाली सुन के हंस कैसे सकता है भाई, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। और वो शुरू ही गाली से करते हैं, तो ये मेरी समझ से तो बाहर है। वो मुझे लगता है कि वो उनकी भाषा की अज्ञानता हो सकती है, या उसके संस्कारों का दोष हो सकता है। मैं ये मानता हूँ कि वो समाज को कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं। समाज में भाषागत कम से कम अशुद्धियाँ और चीज़ें मेरी दृष्टि से वो क्षम्य नहीं हैं। आप परिवार के साथ जिसको बैठकर नहीं सुन सकते, हम में से सारे कवियों को आप परिवार के साथ 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ सुनने आती हैं, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भाई बहन, माँ बेटा बैठकर नहीं सुन सकते, तो लानत है उन पे। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी कविता लिखो, ऐसे विचार कहो, ऐसा संदेश दो कि पूरा परिवार सुन सके। नहीं, हम भारत में रहते कई बहुत अच्छे हैं स्टैंड अप कॉमेडी, ऐसी बात नहीं है, कई बहुत अच्छे भी हैं, इनको भाई ये तो नहीं हो सकता। हम तो एक मैसेज देते हैं ना समाज को, इत्तला के लिए कि भाई आप हादसे में पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन समाज को एक मैसेज जाता है कि हम ये काम, बहुत से क़ज़ात हमारे इस तरह के हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए कि हमें सही रास्ता अपनाना चाहिए, सही बात करनी चाहिए। गलत रास्ते पे तो हम ले ही नहीं जा रहे, सबको ठीक रास्ता दिखाते हैं अपनी कविता। अगर भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो शब्द का प्रयोग भी उसी तरह होना चाहिए। एक तरफ हम सरस्वती वंदना करते हैं, एक तरफ हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और एक तरफ हम उसी शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और वो भी समाज के बीच में। तो मेरी दृष्टि में तो ये उचित नहीं है। तो सर हमारी कविता का बड़ा दायित्व है। वो जो कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या दायित्व है, उनके कहने का क्या उद्देश्य है। लोग, कुलदीप भाई मुझे पूछते हैं कि आप लोग कविता सुनाते हैं, कविता देती क्या है, कविता से मिलता क्या है? व्हाट्सअप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, कविता सुनता कौन है? हम रोज़ रात कवि सम्मेलन में होते हैं, कहीं 20,000, 25,000, 50,000, 10,000 लोग ज़मीन में बैठकर कविता सुनते हैं सुबह 4 बजे तक। खाना पीना सब भूल जाते हैं, 100 किलोमीटर दूर से सुनने आते हैं। अब देखिए, मैं कहते हैं कि कविता आप भी क्या कल है? वहाँ थे, है ना, बरेली। कविता देती क्या है? मैं 10 पंक्तियों में बताता हूँ अरुण भाई कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वाह। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, और माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। बहुत अच्छे, वाह। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। बहुत अच्छे, वाह। तो कविता का भारत में सम्मान भी है, महत्व भी है, उपयोगिता भी है, और हम रोज कविताओं का उपयोग करते हैं।
जो आप आरती भजन सुबह गाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, वो सब तुलसीदास की कविताएं ही हैं। जो आप फिल्म के गाने सुनते हैं वो भी किसी न किसी समीर की, अनजान की, आनंद बख्शी की कविताएं ही हैं। फिल्म में इस्तेमाल हो गई तो फिल्म का गाना बन गई, वो मंदिर में किसी संत ने सुनानी शुरू कर दी तो वो भजन बन गई, वो हास्य कवियों ने मंच पे सुनानी शुरू कर दी तो हास्य कविता बन गई। है तो सब कविता ही। जी। तो हमारी जो मॉडर्न जनरेशन है सर, वो भी आप तक पहुंचना चाहती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी मार्केटिंग में कहीं इंस्टाग्राम पे वायरल होना या कुछ रील कटना ऐसा कुछ होता है? मतलब आप लोग भी वायरल होना चाहते हैं ताकि नए लोगों तक पहुंच सके? नहीं, हम हैं वायरल हैं। वायरल लोग डालते रहते हैं और हम अच्छे तरीके से वायरल होना अच्छा, आप चाहते हैं। सर्च करेंगे सबको, तीनों को, तो सबको हम गाली गलौज से वायरल नहीं होना चाहते। गाली गलौज से नहीं, बिल्कुल। हमारी एक अपनी जिम्मेदारी है। हाँ जी। अगर हम अपने आप को कवि कहते हैं तो समाज के प्रति हमारी एक जवाबदेही है, हमारी एक जिम्मेदारी है, वो निभाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। सर, मेरा नाम ऋतु है और मेरा ये सवाल आप तीनों से है कि जब भी कविता की बात आती है तो किसी भी दौर की कविताएं होती हैं तो उसमें महिलाओं को एक स्थान मिला है, सेंट्रल फिगर होती हैं हर कविताओं में। तो अक्सर हम ऐसी कविताएं भी सुनते हैं जो उनके चेहरे पे, नैन नक्श पे या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे, उनके मिजाज पर ऐसी कविताएं कही जाती हैं। तो जो पहले की कविताएं थी महिलाओं के प्रति और आज है, उसमें क्या अंतर है और उसको लेकर कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है हमारे सोसाइटी में और ख़ासकर सोशल मीडिया की दुनिया में? कौन देगा उत्तर, बताओ भाई। मैं दूं, जो बताओ। आप एक से पूछ रहे हो, तीनों में दिक्कत ये है नहीं कि कौन दे उत्तर हो। संक्षेप में तीनों दो लोग दे हाँ, सकते हैं, थोड़ा कोई भी थोड़ा शुरू बता कर दीजिए। सकता है। संक्षेप ही तो नहीं आता मैं। पिछले वाला इन्होंने जोगी। दिया था, इस बार आप। जोगी जी। हाँ, नहीं, महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है बहुत बदला है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले विषय ही यही होते थे, पत्नी, साली, हास्य कविताओं के यही विषय हुआ करते थे। विषय भी महदूद है, अब तो असल में। विषय बहुत बदल गए। अब सामाजिक सरोकार पे हास्य व्यंग ज़्यादा लिखा जाता है और महिलाएं अब इस वक्त तो सशक्त है, उनके खिलाफ बोलना तो आफत है जी। हाँ, अच्छा, हम जो इसलिए लिखते बहुत- हैं बहुत महिलाओं परिवर्तन को, आया। हमको ज्यादा वो नहीं करते, सिर्फ बहुत पत्नी वाली बात सबके किस्से बहुत कम हो गए हैं अब। देखिए, बोला कुछ भी जाए, कुछ लोग बोलते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूँ जो कुछ निगेटिव बोलते हैं, लेकिन नारी और महिला के बिना परिवार भी अधूरा है और संसार भी अधूरा है। बिल्कुल है। बेटियां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है समाज के लिए। मैंने तो बहुत सारी कविताएं बेटियों पर ही लिखी हैं कि मेहंदी कुमकुम रोली का त्यौहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है जिसके घर में रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेटी जिसके घर में है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। बेटियां घर की पुरानी खिड़कियों को खोलती हैं, बेटियां घर में हों तो घर की दीवारें बोलती हैं। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है। वक्त पर बनकर के मीरा जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मीबाई बनी है, इंदिरा बनकर समूचे विश्व के आगे तनी हैं, मदर टेरेसा बनी करुणा का सागर हो गई हैं, जाके नासा में सितारे आसमां में बो गई हैं, ऐस बन सौंदर्य से सारे जहां को जीत लाई, सायना बन खेल के मैदान में भी खिलखिलाई, सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं। अरे मूर्ख हैं जो बेटियों को बेटों से कम तोलते हैं। देखिए, बाप की पगड़ी है, माँ का रेशमी परिधान है, बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान। बहुत। हम तो इस खानदान के लोग हैं जो बेटियों को ऐसा मानते हैं। सर नमस्ते, मेरा नाम नीतीश है, मेरा सवाल अरुण जी से है। जब हमने फ़ोन चलाना शुरू किया तो पहली कविताएं हमने आपकी सुनी। अच्छा। और जब हम बाहर विदेश में होते हैं तो अपने देश का कोई सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन जब हम देश में होते हैं तो जब अपने इलाके कोई सुनाए को दे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी हरियाणा से हूँ और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो बचपन के हरियाणवी किस्से जो बचपन में होते हैं वो कोई अगर आप बता दें। बचपन के तो हरियाणा के तो बालकों के किस्से बहुत हैं भाई। हरियाणा के बालकों के किस्से लाजवाब है। वो एक बच्चा 3 दिन तक स्कूल नहीं आया जी। चौथे दिन स्कूल पहुंचा तो मास्टर ने पूछा, बोले भाई 3 दिन से आया क्यों नहीं? बोला जी हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। काटड़ा समझते हैं ना आप? हाँ, बच्चा दिया है। हाँ, भैंस का छोरा। बोला हमारी भैंस ने काटड़ा दिया है। तो मास्टर बोला भी इसमें क्या खास बात हो गई? बोले खास नहीं है तो तू दे के दिखा। तो वहाँ बच्चों का कमाल है मामला। साइकिल। हाँ, वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ। बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। वो सारे साइकिल चलाने लगे।
एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब इन्हें सिखा लो। आजकल वो चल रहा है ना, बेटी बचाओ बेटी पे, क्या बढ़िया सुनाया है उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो दिल्ली के कुछ स्कूल तो ऐसे, जब मैं गुरुजी क्लास में आते हैं, बोले क्लास में जितनी लड़कियां हैं उन्हें अपनी बहन मानो, क्लास में जितनी लड़कियां उन्हें अपनी बहन मानो। एक हरियाणा का था, बोले मैं तो ना मानूं। बोले क्यों भाई, तू क्यों नहीं मानेगा? बोले इतने भात कौन भरेगा। देखो बात उसकी जायज़ है जी। तो ये बच्चों के किस्से दुनिया भर के हैं भाई वहाँ तो। एक शेर है कुलदीप भाई जो मुझे अच्छा लगता है, किसी और का शेर है कि तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। तो हम लोग हर बात हंसकर कह देते हैं बस। आप तीनों में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहे। मेरा नाम दीपक है। हम एक डिफरेंस देखते हैं लिटरेचर में, कम से कम, है ना। एक तरफ हैं बिल्कुल प्योर प्रतिष्ठित साहित्यकार और दोनों ही तरफ से प्रतिष्ठित हैं, निर्मल वर्मा, विनोद कुमार शुक्ल, उनकी किताबों से लाइब्रेरियां भरी हुई हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मंची कविता है ना, जिसमें हम माँ कविता सुनकर खूब रोते हैं, हम पॉपुलर मेलोडी साहब को सुनते हैं हंसते हैं, आपको सुनते खूब हंसते हैं, बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, मोहन मुंशी से लेकर के तमाम सारे। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई दिखती है। एक तबका दूसरे को सुनाता है, दूसरा तबका एक को सुनाता है। जो किस तरह के चलते हैं कि जो ज्ञान की तरफ पीठ करके बैठे उन्हें ज्ञानपीठ मिल रहा है, वो कई बार कुंठा का भी दिखता है और कई बार वो जायज़ क्रिटिसिज्म भी होती है, कुंठा का ही है वो। क्योंकि उनमें कई बार इस तरह की स्वीकारता भी नहीं दी जाती है पॉपुलर वालों को, जो अच्छा लिख रहे हैं लेकिन उनको पॉपुलर मंची मान करके अलग कर दिया जाता है। आप इस डिफरेंस को कैसे देखते हो कि एट द एंड ऑफ द नुकसान मेरे और मेरे जैसे पाठकों का हो रहा है, जो मंची कविता को भी और जो लिटरेचर लिखा गया है उन दोनों को ढंग से एक साथ एक मंच पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सही बात। आप तो लिटरली पॉपुलर हैं। नहीं। दरअसल क्या है कि ये डिफरेंस हमारी तरफ से नहीं है। हम तो उन्हें साहित्यकार मानते हैं, वो कवि भी हैं, बहुत बेहतर कवि, निर्मल वर्मा भी, विनोद कुमार शुक्ल भी और नरेश सक्सेना जी भी, और सब ये बहुत शानदार कवि हैं। ये इनमें से बहुत लोग मंच पे आए भी हैं। नरेश सक्सेना जी को भी लोगों ने खूब सुनते हैं, नरेश सक्सेना जी को मंच पे खूब सुना जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये डिफरेंस उन्होंने ही पैदा किया हुआ है, हमारी तरफ से पैदा किया हुआ है, हमारी तरफ से। अगर वो उन्हें बुला लिया जाए इन मंचों पे तो वो भी फिर आ जाएंगे, तब खत्म हो जाएगा। बस वो लोग सुन लें। वह नरेश सक्सेना जी की कविताएं लोगों तक पहुंच जाती हैं, वो सुन लिए जाते हैं। कई हैं जिनको आप नहीं पहुंच पाती, तो क्या करें, उसमें हमारा कसूर तो है नहीं सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस खाई हमारी तरफ से नहीं है। हम तो उन्हें मानते हैं जी, वो हैं बड़े कवि है, साहित्यकार है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी कविताएं, हम उनकी कविताएं उद्धृत करते हैं बाकायदा, हम कोट भी करते हैं, लेकिन अब वो नहीं करते तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनसे पूछो आप। चलिए, मेरा सवाल आपसे है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ मुश्किल है अपना मेल प्रिय की, और सिर्फ मैं नहीं, मेरी छोटी बहन है और मैं, वो और मेरे कुछ दोस्त हैं, हम जब भी साथ मिल के बैठते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने स्पीकर पे वो गाना ना चलाया हो और हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, उसके बाद फिर हम निकालते हैं आपका जो, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिसिंग हैं जो पैराग्राफ्स हैं, तो हम पढ़ते भी हैं उसके बाद बहुत चाव से। तो एक ये गाना है, दूसरा ना हमेशा इसके बाद ना हम एक और गाना सुनते हैं, वो है तू राजा की राज दुलारी मैं सिर्फ लंगोटे आलस हूँ, भांग रगड़ के। हाँ। तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जब भी वो गाना सुनो ना तो मन करता है ये सुन लो, या ये सुनो तो मन करता है वो सुन लो। तो कुछ ऐसा है क्या आइडिया आपने जो जिस तरीके से शिव शादी से भागने या फिर प्रेम से भागने की कोशिश कर रहे थे, एक तरह से इस तरह सिमिलैरिटी, मतलब कोई सिमिलैरिटी है दोनों आइडियाज़ में? इन्होंने वो हरियाणवी सुना नहीं होगा, ये तय बात है। वो हरियाणवी है वो, हाँ वो प्रॉपर हरियाणवी, वो इन्होंने नहीं सुना होगा, तो ये मेल मिल गया होगा, ये इसमें इनका कसूर नहीं है। नहीं, कसूर की बातें नहीं है, वो मुझे दोनों गाने बहुत पसंद है, बट आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कोई इन्होंने वहाँ से प्रेरित नहीं हुए होंगे। क्या ना, लिखने वाले तो रचने वाले तो कवि ही हैं, सबके मन से कुछ न कुछ भाव निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे के मन से भी निकल सकते हैं, कम से कम विषय तो एक रह ही सकते हैं। बिल्कुल। एक मैंने माँ पर लिखी है तो और किसी ने भी लिखी है, और बहुत सारे लोगों ने, आप कहें आपने उनसे प्रेरणा ली, हो सकता है किसी से न ली हो, माँ के ऊपर मैं भी लिख सकता हूँ। तो नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि आप लोगों ने वो गाना सुना है, आपको पसंद है? मैंने सुना, बहुत फेमस भी है। मैंने नहीं सुना। अरुण जी सही कह रहे हैं कि मैंने हरियाणवी में अगर है तो मैंने नहीं सुना। थैंक यू सर। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। आप इतनी देर से बहुत अच्छा लगा। तरस गए शुक्रिया सुनने के लिए, हरियाणा में शुक्रिया जैसा शब्द है ही नहीं।
तो ललन टॉप के सभी दर्शकों को दीपावली की शुक्रिया भी कहो शुभकामनाएं। तो लगता है कि लठ मार दिया। हमारी तरफ से भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। दीपावली की शुभकामनाएं। बहुत आपको और ललन टॉप के सभी दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामनाएं। कविता के साथ अपनी छोटी दीपावली रविवार को आप लोग यूट्यूब पर और शनिवार को ललन टॉप की ऐप पर ये वीडियो देखेंगे। और देखते रहिए दी ललन टॉप की ग्राउंड से बिहार कवरेज भी जारी है, उस पर भी अपने कमेंट्स हमें दीजिए, फीडबैक बताइए। शुक्रिया।